नाजरीन, बिल्ली थैर से बैर आना शुरू हो गई है। हम आपको अपने एनालिसिस में, अपने व्लॉग्स में बताते रहे कि यहाँ पे ईरान में अमेरिका का मकसद क्या था, यहाँ पे अटैक करने का मकसद क्या था। इसराइल का अलग मकसद था, ट्रंप का अलग मकसद था। ट्रंप अपने मकासद खुल के बयान नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी जल्दी बयान करने की तवक्को नहीं थी। ट्रंप ने अब क्या बयान दिया है कि वो यहाँ पे जंग क्यों करने आया है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। यहाँ पे मीटिंग्स हुई जा रही हैं। पूरे खिते की जो एक सूरत हाल है उसके वाले से पाकिस्तान काफ़ी असर हो रहा है पाकिस्तान पे। तो उस वाले से जो आज मीटिंग है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग इस वाले से है। सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं, उस मीटिंग में आर्मी चीफ भी हैं, और आज तक सुहेल अफरीदी की मीटिंग नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी आर्मी चीफ से। आज देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आता है, क्योंकि ये सियासी सूरत हाल से भी काफ़ी अहम मीटिंग हो सकती है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की जो अदलिया इंतहाई बेवकूफ़ होती जा रही है, वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं और क्या बदतरीन फैसले आ रहे हैं, ये तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे तेल बहुत पसंद है, और उसका जो मकसद है वो अब खार जजीरा है। वो कहते हैं कि मैं तेल के साथ, या तेल का काम मुझे बहुत पसंदीदा है। और जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये काम कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जो लोग इसे रोकते हैं कि आप तेल की वजह से जंगें ना करें, वो लोग बेवकूफ़ हैं, और ट्रंप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ जो ज़राए हैं या जो रिपोर्ट्स होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपने बेटे हैं, या स्टीव विटकॉफ हैं, या जेरेड कुशनर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को खासी दिलचस्पी है। और अब जो हम आपको बताते रहे कि ये जो जंग थी ईरान के ऊपर, ये सिर्फ तेल की वजह से थी। ईरान जो भी आज एक खुद मुख्तार है और इतनी जंग लड़ रहा है, वो अपना तेल की वजह से लड़ रहा है। वो सिर्फ तेल ही तो बेचता है जाके चाइना को, उसके अलावा ईरान के पास बेचने को कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ईरान तेल बेचता है, गैस उसके पास अपनी है, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। जिस वजह से ये जो यूरोप है या बाकी जो कुछ अरब ममालिक भी हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा तशवीश है कि अगर ईरान से पाबंदियाँ हट गई तो ईरान बहुत तेज़ी से बूस्टअप करेगा। ईरान चाहता है कि जो पिछले 30 से 40 साल हो गए वो पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ है, ईरान चाहता है कि हमें उन पाबंदियों से छुटकारा मिले, और वो भी मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आके अपनी बरामदात भी करे, और मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी अच्छी हो, और वो कम्पीट करे पूरी दुनिया को। लेकिन इसराइल ये चाहते हैं, अगर ईरान ने कम्पीट करना शुरू कर दिया तो ईरान कभी भी कंट्रोलेबल नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी ईरान इसराइल को और यूरोप को बहुत टफ टाइम दे रहा है। अगर ये पाबंदियाँ हट जाती हैं तो ईरान एकदम से बूस्टअप होगा, और बाद में ईरान इनसे कंट्रोलेबल नहीं रहेगा। इस वजह से ये सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप कहते हैं कि वो खाक जजीरा जो है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है ईरान की, वो चाहते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करे और कब्जा करके बैठ जाए। इसलिए उसने बाकी ममालिक को भी साथ लेके चलने की कोशिश की है। उसने यूरोप कंट्रीज़ में, नेटोस में, उसने काफ़ी ज़्यादा उन्हें बोला है कि भाई आप आएँ यहाँ पे, आके मिल के हम अटैक करते हैं और अबनाए हरमस को खुलवाते हैं। उसका अबनाए हरमस सिर्फ एक बहाना है कि किसी तरह अबनाए हरमस के नाम पे ये तमाम ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे, और बाद में हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर एक हैवी किस्म का। लेकिन अभी तक कोई भी मुल्क इकट्ठा नहीं हो रहा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं, आज 31वां दिन है जंग को, वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के मकसद क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद कुछ और है। वो अपने अलाइज को भी अपना मकसद सही से नहीं बता रहा। अगर उसने अपना मकसद सही से बता दिया अपने अलाइज को भी, तो अलाइज कहेंगे ये तो आप अपनी जंग के लिए भागे हुए हैं। ईरान, अमेरिका यही मकसद लेके गया था कि वो एटम बम बनाने लगे हैं तो हम इसलिए वहां पे अटैक करें। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये तो असलियत कुछ और थी। अगर यहाँ पे जो अमेरिका चाह रहा है ऑयल के पीछे,
कि हम ईरान से ऑयल काबू कर लें, कब्जा कर लें, जैसे वेनेजुएला से उन्होंने कर लिया। तो अगर ईरान पे वो कब्जा कर लेते हैं तो इसके बाद उसका हदफ क्या होगा? सोचने वाली बात है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद क्या हदफ हो सकता है, ईरान क्या हदफ हो सकता है अमेरिका का अगर ईरान रास्ते से हट जाते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। दूसरी साइड मैं आपको बताऊं कि जो ये मुकम्मल चीज़ें चल रही थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, इसमें जो चाइना है वो पाकिस्तान का बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात भी हैं। अब जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो चाइना ने भी कहा कि भाई हम कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि हमें आप लोगों ने ना पूछा है ना कुछ है, और ये आप सारा कुछ भागम दौड़ कर रहे हैं। और उधर से चाइना सपोर्ट भी कर रहा है मुबैना तौर पे जो इतलात हैं ईरान को। तो अब इसहाक डार साहब का जो बयान आया है या जो इतलात आ रही हैं कि अब वो जाने लगे हैं चाइना में जाके वो वहाँ पे जो लीडरशिप है चाइना की उनको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे क्या मामलात चल रहे हैं और पाकिस्तान क्यों ये सालसी कर रहा है। इस हवाले से भी इसहाक डार साहब वहाँ पे जाने की जो इतलात आ रही हैं उनकी कि वो जाएंगे। इसहाक डार साहब इस मुकम्मल जंग में पाकिस्तान की तरफ से बहुत एक्टिव नज़र आए हैं। उनका मौक़िफ़ पहले भी काफ़ी एक अलग रहा है मौक़िफ़। ये पूरी जो हुकूमत है या जो भी बैठे हैं ये वो इसराइल के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ एक अलग था। खैर लेकिन फैसले कुछ और होते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ अलग रहा है। अब वो वहाँ पे भी जा रहे हैं चाइना में तो उनका मौक़िफ़ अलग है। ज़रदारी साहब भी पहुँचे थे बगैर गैर बताए कि मैं आ रहा हूँ, वो अचानक पहुँचे। चीनी सफारत खाने में भी जो इतलात आ रही हैं कि वो भी वहाँ पे गए हैं। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सबको एतमाद में लेने के लिए, ये जंग ख़त्म करवाने के लिए। पाकिस्तान इस जंग में फंसता जाएगा तो नुकसान होता जाएगा। ये मुल्क इतना पावरफुल नहीं है मैशत के हवाले से कि ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसी हवाले से आज मीटिंग भी हो रही है, जो सुहेल अफरीदी साहब वो भी पहुँचे हैं, चारों वज़राए आला पहुँचे हैं, फील्ड मार्शल साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब भी पहुँचे हैं वहाँ पे। और ये मीटिंग हो रही है ईवान सदर में। ईवान सदर में ये मीटिंग है सदर जरदारी की ज़ेर सदारत। वहाँ पे ये मीटिंग होने का मकसद ये है, जो एक शहजाद अकबर साहब ने भी इंकशाफ किया था उसके हवाले से भी हो सकता है बात कि वहाँ पे बात चले कि NFC अवार्ड्स के हवाले से, या इस तरह के हम वफाक कंट्रोल नहीं कर सकता या इतना पैसा नहीं दे सकता, लेकिन वफाक पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आप लोग अपने कट आउट करें और या फिर इस तरमीम में आगे आए, शामिल हों और इसको हम किसी खुले लैन लगाएं ये सारा मामला। तो इस हवाले से भी वहाँ पे इतलात है कि ये वाली गुफ्तगू भी हो सकती है। और सुहेल अफरीदी साहब जिनकी अभी तक आर्मी चीफ से कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी जब भी किसी भी मीटिंग में कोई मुलाकात हुई आर्मी चीफ से तो मैं अपना मामला अपना मुद्दा उनके सामने रखूँगा कि क्या क्या मामलात हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं एक इस सिस्टम की तरफ से। क्योंकि ये सिस्टम की जो पावरफुल चीज़ है, ये पावरफुल जो बंदा है वो तो आर्मी चीफ साहब ही हैं, उनके अलावा तो यहाँ पे कोई भी पावरफुल नहीं है। तो इस वाले से उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बात उनके सामने रखूँगा कि ये मामलात देखें ताकि इस मुल्क को जो ये गिरदाब में फंसा हुआ यहाँ से निकाला जाए। और जो एक बात चल रही थी कि इतने महंगे महंगे जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, उस वाले से भी काफ़ी था कि वहाँ पे भी बात होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे लॉकडाउन होने की तरफ मामलात जा रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन लगाया था तब भी उनकी चारों वज़राए आला से मुलाकातें हुई थी और इस तरह के एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये फैसला हुआ था कि हमने लॉकडाउन करना या नहीं करना। अभी भी लॉकडाउन के हवाले से इतलात यही हैं कि लॉकडाउन लगाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लॉकडाउन ये कहते हैं कि आप लगाएंगे तो फ्यूल की बचत होगी, ईंधन बचेगा। तब ये सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन उससे ज़्यादा ख़राब है। अब इन्होंने फ्यूल बचाना, तब ज़िंदगियाँ बचानी थी। फ्यूल के लिए कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर जहाज़ गुजर के आ रहे हैं तो पाकिस्तान वो जहाज़ कहाँ भेज रहे हैं? एक सोचने वाली बात है ना कि पाकिस्तान को अगर वहाँ से जहाज़ गुजार रहा है, पाकिस्तान वहाँ से जहाज़ गुजारने की इजाज़त मिल रही है, पाकिस्तान को आ रहे हैं जहाज़ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को इसमें सबसे पहले अपना मफाद देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद किस चीज़ में है।
फिर जाके पाकिस्तान को किसी और के हेल्प आउट करनी चाहिए या उनके बारे में सोचना चाहिए। पहले मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क में गरीब तबाह हो रहा है, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। इंडिया था, इंडिया ने अपन जैसे देखे कि यहाँ पे उसको इजाज़त मिली है, परमिशन मिली है, उसने ईरान से भी अपने ऑर्डर बुक कर लिए हैं और रशिया से भी अपने ऑर्डर बुक कर लिए थे। उसने दोनों साइडों से अपने ऑर्डर बुक कर लिए। पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान के पास मसला ये है, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, ये ऑयल लेते हैं उधार पे। मसला ये है, ईरान की जो लीडरशिप है वो गुजरने तो देगी, लेकिन ये लेगी कहाँ से? पैसा ही नहीं है। पैसे के लिए ये कहते हैं कि हमें कोई और देगा तो हम वहाँ से अपने मामलात चलाएंगे। जहाज़ इन्होंने खरीद लेने हैं, इन्होंने अपने कट्स नहीं करने, कोई फैता खाने पे जाना है तो वो स्पेशल इस्लामाबाद से जाना है और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जानी है। खैर मैं अब आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में अदलिया का हाल है, उसमें रुबाब का जो एक केस चल रहा था, काफ़ी अरसा हो गया था, उस वाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात होती रहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत ही कंट्रोल है, वहाँ पे क्या बातें होनी है। आज वहाँ सिंध की अदालत से एक फैसला आता है उनके खिलाफ। उनके जो दादा, वालिद और चचा, ये 3 अफराद वहाँ पे कत्ल कर दिए गए थे। अब जब उनको कत्ल किया गया था उसके बाद उम्मे अरबाब चांडियो जो हैं वो अपना केस लड़ती रहती हैं, वो खुद वकील थी, वो हर अदालत में गई। पहले उनकी FIR नहीं होती थी, फिर जब FIR हुई भाग भाग के FIR करवाई। आज जो एक लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है इंतहाई शर्मनाक है। उसने एक भी मुलजिम को सजा नहीं दी। उन्होंने कहा कि नाकिश तफ्तीश और FIR का लेट इंदराज, ये वजह बता के उन्होंने तमाम मुलजमान को बरी कर दिया, जिनमें एक मुबैना तौर पे जो सिंध हुकूमत में एक सरदार अहमद चांडियो भी हैं, वहाँ पे वो काफ़ी नज़दीक हैं उधर, उनको भी बरी कर दिया गया जिनके ऊपर उनका इतराज़ था। और उनका वजह ये थी कि वो कहती हैं कि इन्होंने जो एक जागीरदाराना निज़ाम था वहाँ पे सिंधी इन वडेरों का, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी और उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि हम बहुत आगे तक जाएंगे, आवाम को जागीरदाराना निज़ाम से हटाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो इस वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया था। आज जब इनकी वहाँ पे ज़मानत होती है, या ज़मानत नहीं सॉरी बरी होते हैं, तो वहाँ पे हवाई फायरिंग हो रही है, पुलिस तमाशाई बनी हुई है, वहाँ पे देख रही है, असले का बेदरेग वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी नुमाइश की जा रही है। ये 144 वहाँ पे लगाया हुआ है और ये हालत है कि वो असले की खुली आम नुमाइश है अदालतों के सामने, और जो पुलिस है वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। हमारे मुल्क में अदलिया बिल्कुल बेतुकीर हो चुकी है। कल इसी वाले से मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के केसेस भी हैं, उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ से क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि 31 मार्च को एक केस फिक्स किया हुआ है वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस टोगर ने, तो उसके हवाले से भी हम आपको तमाम इतलात देंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।